हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का जो इतिहास जो अगस्त महीने में फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो सब्जेक्टिव पूछने वाला है उन सब्जेक्टिव का जो है प्रश्न का उत्तर को देखेंगे। तो यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 10 और क्लास 12 का जो है संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। और पीडीएफ के लिए जो हमारे टेलीग्राम से अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे ज्वाइन कैसे करना है ये हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल कहेगा कि स्त्री धन किसे कहते हैं। पहला सवाल है स्त्री धन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है भारत में किसी महिला को मिले हर उपहार को स्त्री धन कहा जाता है। यानी भारत की किसी भी महिला को कोई भी प्रकार का जो उपहार या जिसको बोलते गिफ्ट होता है वो मिलता है तो उसी को क्या कहते हैं, स्त्री धन कहते हैं। वह गिफ्ट उसे चाहे शादी पर मिले हो या फिर शादी से पहले या बाद में, है ना, उसे मिले हर गिफ्ट पर उसी का पूर्ण अधिकार होता है और वह जैसे चाहे वैसे उसका इस्तेमाल कर सकती है। स्त्री धन में पैसा, गहने, ज़मीन या कोई रसोई घर की कोई आइटम भी हो सकता है ना। भारत में किसी भी महिला को किसी भी तरह का यदि उपहार मिला हुआ है तो वह जो उपहार क्या कहलाता है, स्त्री धन कहलाता है। चाहे वो एक उपहार शादी से पहले मिला हो या शादी से बाद मिला हो, चाहे जैसे भी मिला हो, तो उस उपहार पे जो पूर्ण तरह से जो है उसी महिला का जो अधिकार होता है। वह गिफ्ट का चाहे वह जैसे भी जिस तरह से वह उपयोग करना चाहे वह कर सकती है। स्त्री धन में जैसे कभी कभी क्या दिया जाता है, शादी के अवसर पर पैसा भी दिया जाता है, गहना भी दिया जाता है या कभी यदि ज़मीन भी दिया जाता है या किसी भी तरह का जैसे मान लीजिए रसोई घर में जो कोई सामान यूज होने वाला है तो वो उसको महिला को या शादी के अवसर पर गिफ्ट के रूप में दिया जा सकता है। तो इस तरह से कोई भी ऐसा आइटम जो महिला को उपहार के रूप में मिला है वही क्या कहलाता है, स्त्री धन कहलाता है। ये था फर्स्ट सवाल का जवाब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या है ना। ये दिया है पहला कि दूसरा सवाल पूछेगा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में क्या अंतर है। तो हम लोग यहाँ अलग अलग कर दिए हैं, है ना। अनुलोम विवाह क्या है और प्रतिलोम विवाह क्या है, दोनों का डिफिनेशन लिख देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो है क्या, अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, ये क्या है। तो अनुलोम विवाह अपने वर्ण से निम्नतर वर्ण में, है ना, अपने जो कास्ट है अपने कास्ट से निम्न कास्ट में विवाह करना, है ना। इसमें पुरुष उच्च वर्ग का होता था और लड़की निम्न वर्ग का, है ना। जैसे ब्राह्मण और मिमद या राजकन्या काम मधु का विवाह अनुलोम विवाह को अनाज के साथ जाने वाले संघों के रूप में जाना जाता है ना। हिंदू शास्त्रों में अनुलोम विवाह की वकालत नहीं की गई थी लेकिन ऐतिहासिक रूप से उन्हें सहन किया गया और स्वीकार भी किया गया है ना। अनुलोम विवाह क्या होता है, अपने जात से छोटे जात में शादी करना ही क्या कहलाता है, अनुलोम विवाह कहलाता है। इसमें क्या होता है, पुरुष जो है उच्च जाति का होता है और स्त्री जो है निम्न जाति का होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलोम विवाह बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रतिलोम विवाह क्या होता है। प्रतिलोम विवाह क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है। प्रतिलोम विवाह देख लेते हैं। किसी निम्नतर वर्ण के पुरुष और उच्चतर वर्ग की कन्या के बीच संबंध का स्थापित होना, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि लड़का जो है निम्न जाति का होता है और स्त्री जो है उच्च जाति का होता है और दोनों के बीच में जब संबंध स्थापित होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। इसमें उच्च कुल की स्त्री निम्न कुल के पुरुष से विवाह करती है। इसमें वो अनुलोम विवाह में क्या था कि पुरुष जो है उच्च जाति का होता था और स्त्री जो है निम्न जाति का होता था। लेकिन प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, पुरुष निम्न जाति का होता है और स्त्री जो है उच्च जाति का होता है। दोनों के साथ जो है विवाह को होना ही क्या कहलाता है, प्रतिलोम विवाह कहलाता है, ठीक है। जैसे महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ था, है ना। महर्षि शुक्राचार्य का जो पुत्री थी उच्च कुल का था, है ना, लेकिन राजा ययाति जो है
निम्न कुल का था। ये दोनों के बीच में जो है शादी हुआ था, है ना। प्रतिलोम विवाह की सभी पूर्ववर्ती हिंदू विधि निर्माताओं ने कड़ी निंदा की और इसे हतोत्साहित किया। मनु ने इन विवाहों की कटु आलोचना की और निंदा भी की, है ना। जो विधि निर्माता है मनु, इन विवाह का जो बहुत ज़्यादा ही कटु निंदा भी किया था और आलोचना भी किया था। ये जो है इस तरह का शादी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बालों या अनाज के विरुद्ध जाना माना जाता था। विवाह के बाद शामिल पक्षों के पतन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता था। यानी विवाह के बाद यदि किसी भी तरह का जो घटना घटित होता था तो उन्हें जो है जिम्मेदार ठहराया जाता था। हालांकि बाद में टिप्पणीकारों ने इन विवाह को स्वीकार भी किया, लेकिन बाद में जो है सभी जितने भी लोगों ने टीका टिप्पणी किया था, बाद में इन विवाह को भी स्वीकार किया था, ठीक है। ये था दूसरा सवाल का आंसर। और तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल है, ये तो हो गया तीसरा सवाल प्रतिलोम विवाह। और उसके बाद हाँ, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं लिखें, है ना। तीसरा सवाल है उसमें कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं लिखें। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, भारत में करीब 13 लाख क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितना? 13 लाख क्षेत्रफल में। ये जो है एक तरह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ, ठीक है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार यानी रोट बाथ, जिसको स्नानागार को ही क्या कहता है, रोट बाथ कहता है, कि 2 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्मारक है। यह जो है हड़प्पा सभ्यता का जो स्नानागार है, ये सबसे विशाल स्नानागार है, स्मारक है। दूसरा है कि यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में एक कृत्रिम टीले के ऊपर बना है ना। ये जो स्नानागार है मोहनजोदड़ो के कौन सा भाग में है? उत्तरी भाग में एक कृत्रिम लोग बनावटी टीले के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये 2 विशेषता था किसका? हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख करें। यानी इसमें जो है उल्लेख भी लिखा हुआ रह सकता है और उसके बाद विस्तार के बारे में पूछा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भारत में करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस रूप में फैला हुआ है? त्रिभुजाकार रूप में। कितने क्षेत्रफल पर? 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर, ठीक है। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक, है ना। उत्तर में कहाँ तक? जम्मू कश्मीर के मांडा तक। दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, है ना। उत्तर हो गया किधर? देखिए ये है मानचित्र। उत्तर में जो है कहाँ तक? मांडा तक। उत्तर में कहाँ हो गया? मांडा तक। दक्षिण में दैमाबाद तक। दक्षिण में कहाँ गया? दैमाबाद तक, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में दैमाबाद तक हो गया। पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। यहाँ पे उत्तर प्रदेश तक, यानी डायरेक्टली लिख देते हैं उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक, ठीक है। उसके बाद और पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका गेंडोर तक फैली है। पाकिस्तान कहाँ तक? यहाँ जो है पश्चिम में कहाँ तक? पाकिस्तान तक। पाकिस्तान के कौन स्थल तक? सुतका गेंडोर तक, ठीक है, फैली हुई है। इसके अलावा यह सभ्यता सौराष्ट्र, यानी सौराष्ट्र जिसको क्या कहते हैं, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भी फैली हुई थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कहाँ तक? जम्मू कश्मीर के मांडा तक, है। उत्तर में कहाँ तक? जम्मू कश्मीर के मांडा तक। दक्षिण में दैमाबाद तक। पूर्व में उत्तर प्रदेश का जो है कहाँ तक? आलमगीरपुर तक। और पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका गेंडोर तक फैला हुआ। इसके अलावा यह सभ्यता कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान में फैला हुआ है, हरियाणा में फैला हुआ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भी फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार तीनों आरंभिक मानव सभ्यता में सबसे ज़्यादा था, है ना। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है तीनों आरंभिक मानव में जो है सबसे ज़्यादा विस्तार था। तो इस तरह से इसका उत्तर जो है हम लोग लिख लेंगे। इसका जो PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक आवाज़ कीजिए और अंत में बताएंगे ये वीडियो जो टेलीग्राम से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, महाजनपद क्या है? महाजनपद क्या होता है? तो महाजनपद प्राचीन भारत में मौजूद राज्य या प्रशासनिक इकाई को कहते थे, है ना। महाजनपद किसको कहते थे? प्राचीन भारत में मौजूद राज्य या प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाता था।
ये गणतंत्र या राजतंत्र के रूप में शासित होते थे। ये महाजनपद किस किस रूप में शामिल थे, या तो राजतंत्र था या तो गणतंत्र था। महाजनपदों की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। महाजनपद की स्थापना कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। इस दौरान जनजातियों ने अपने स्वयं के क्षेत्रीय समुदाय बनाने का फैसला किया, जिसके बाद बस्तियों के नए और अस्थायी क्षेत्रों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये बस्तियां जनपद या राज्य के नाम से जानी गई, यानी अलग अलग जो क्षेत्र में, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो बस्तियां बसाई गई, इसी को क्या कहा गया, जनपद या राज्य कहा गया। कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद बनाए गए थे, यानी कई बस्तियों या कई अलग अलग क्षेत्रों को मिला के क्या कहलाया गया था, महाजनपद बनाया गया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 16 महाजनपद था। कितना, 16 महाजनपद था। इसमें ज़्यादातर महाजनपद विंध्य के उत्तर में स्थित थे और पूर्व में बिहार से लेकर उत्तर पश्चिम के पश्चिमी सीमा तक फैले हुए थे। यानी कि इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने महाजनपद थे, 16, जो ज़्यादातर कहाँ फैला था, विंध्य के उत्तर में स्थित थे और कहाँ पे, और पूर्व में बिहार से लेकर उत्तर पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ था। इस तरह से इसका हम लोग उत्तर देख लेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि ब्राह्मी और खरष्टी लिपि में क्या अंतर है। अगला सवाल कहता है ब्राह्मी और खरष्टी लिपि में क्या अंतर, ब्राह्मी और खरष्टी लिपि में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ देखिए, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि किधर से लिखी जाती है, बाएं से दाएं की ओर, इधर से हम लोग, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं ना, ये हो गया ब्राह्मी लिपि का, है ना, जैसे बाएं से हम लोग दाएं तरफ लिखते हैं। जैसे देवनागरी लिपि कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। लेकिन खरोष्टी लिपि क्या होता था, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे फारसी में, यानी हम लोग इधर से इधर लिखते हैं, यानी जिसको ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि बोलते हैं। लेकिन खरोष्टी लिपि क्या होता था, इधर से दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखा जाता था। ठीक है, यही अंतर है दोनों में। जैसे फारसी का जितना भी शब्द है किधर से लिखा जाएगा, दाएं से बाएं ओर, लेकिन देवनागरी का जितना भी है बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम लिखिए। मौर्य काल में जो है प्रसिद्ध 2 साहित्यिक स्रोतों का नाम लिखना है। तो मौर्य काल में 2 साहित्यिक स्रोत इस प्रकार है। पहला है चाणक्य का क्या, अर्थशास्त्र, है ना। दूसरा है मेगास्थनीज। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, प्रधानमंत्री था। कौन था, प्रधानमंत्री कहिए या गुरु कहिए, क्या था, गुरु था। उसके बाद चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। क्या नाम था, विष्णुगुप्त भी था, और क्या था, कौटिल्य भी था। क्या नाम था चाणक्य का, और भी नाम क्या था, कौटिल्य। ठीक है, अब बात करते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। कहाँ का था, यूनानी राजदूत था, जिसको कौन भेजा था, सेल्यूकस निकोटर ने भेजा था। कौन भेजा था, सेल्यूकस निकोटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, ये सेल्यूकस निकोटर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, ससुर है। क्या है, ससुर है। ये चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस निकोटर क्या था, सिकंदर का क्या था, सेनापति था। कौन था, सिकंदर का सेनापति। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्टिव जो है उसमें केवल मात्र 5 लिखने बोलता है, तो 7 करा दिए हैं, 7 में से 5 आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं PDF कहाँ से मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे जो अबाउट सेक्शन में जो है टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से जो डायरेक्ट टेलीग्राम से ज्वाइनिंग करके जो PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।